वेलकम टू आर्म स्टडी सेंटर। मैं नासिर हुसैन रातर हूँ। मैं आज आपको रियलिज़म, नियो रियलिज़म और नियो क्लासिकल रियलिज़म के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये टॉपिक हैं बहुत कंट्राडिक्टरी होते हैं। देखो, ये आपको टॉपिक आपको पीजी के लिए भी लगेगा, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्लस जो भी नेट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये इनके बीच में डिफरेंस करना और इनको बिल्कुल क्लियर कट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, आज से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक टॉपिक रोज़ आपके साथ शेयर करूँगा और डिस्कस करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रियलिज़म से। देखो, अगर मेरी ये वीडियो आपको क्लियर नहीं आएगी तो तब भी कोई टेंशन नहीं है। आप अगर मुझे मेरे सिर्फ वर्ड्स को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी ज़रूर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं रियलिज़म से। देखो, रियलिज़म जो है हमारे पास ये एकेडमिक आईआर मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले लेट 1930s और अर्ली 1940s में आया हुआ है। ये क्या था? ये एक थ्योरेटिकल रिस्पांस था किसके लिए? आइडियलिस्टिक और लिबरल ट्रेडिशन के लिए, जो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद स्टार्ट हुआ था। ये तो थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री है इसकी। अब हम थोड़ा सा इसका कोर एजम्पशन और इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। रियलिज्म है क्या और रियलिज्म का कोर एजम्पशन है क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, रियलिज्म क्या बोलता है? बोलता है कि मोस्ट बेसिक चैलेंज जो है स्टेट के लिए वो क्या है? अपनी नेशनल सिक्योरिटी को क्या करना? प्रिजर्व करना। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है वर्ड जो है ये एनर्किक है। एनर्किक का मतलब क्या है? एनर्की का मतलब है कि देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वर्ल्ड में नहीं है। यह रियलिज्म का मेन कंसेप्ट है और मेन आर्गूमेंट है। ये बोलते हैं कि कोई भी मतलब जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वर्ल्ड में तो इसका मतलब जो है वर्ड एनर्किक है। ठीक है नहीं? अगर वर्ड एनर्किक है तो इसमें हम क्या करेंगे? रियलिज्म बोलता है कि पावर ही एक ऐसा सोर्स है जिससे आप सरवाइव कर सकते हो। मतलब हर एक स्टेट को चाहिए कि वो पावर को एक्वायर करे। जब वो पावर को एक्वायर करेगी फिर जाके जो है वो स्टेट जो है, वो कंट्री जो है वो क्या सरवाइव कर सकेगी। और हमने क्या करना है? बोलते हैं तभी इंटरनेशनल रिलेशंस में तभी क्या हो रहा है? इंटरनेशनल रिलेशंस में कांस्टेंट स्ट्रगल जो है किसके लिए? पावर के लिए है। कि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी पावर को क्या करूं? ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाऊं। हर एक स्टेट जो है पावर के लिए कूद पड़ रही है। ठीक है नहीं? ये मैंने एक प्लाट बना दिया रियलिज्म का। अब थोड़ा सा इसको हम कहाँ तक समझेंगे? फिर से यहाँ तक हम इसको फिर से समझेंगे। ठीक है? देखो, रियलिज्म का कोर एजम्पशन क्या है कि जो भी वर्ड है ये एनर्किक है। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है? जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो इसमें क्या होगा? जो स्टेट्स के लिए मोस्ट बेसिक चैलेंज क्या होगा? अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना। और इसके लिए क्या करेंगे? वो क्या करेंगे कि पावर को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर ही ऐसा रिसोर्स है जिससे जो है स्टेट जो है सरवाइव कर सकेगी। इसलिए जो है हर एक स्टेट क्या करेगी? एक कांस्टेंट स्ट्रगल करेगी किसके लिए? अपने आप को सरवाइव रखने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है ना? एवरी स्टेट, हर कोई स्टेट जो है इंटरनेशनल सिस्टम में कूद पड़ेगी। ठीक है ना? अब देखो, हम देखेंगे रूट्स ऑफ रियलिज्म कहाँ से आते हैं। तो रूट्स कहाँ से आते हैं? सबसे पहले हमारे पास रियलिज्म के रूट्स आते हैं थियोसाइडस से। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, ये क्या बोलता है? एथेंस और स्पार्टा के बीच में एक वार हुआ जिससे क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पावर में बहुत डिस्टर्बेंस हो गई। अब सुनो, क्या क्या हुआ था? जो स्पार्टा है हमारे पास, स्पार्टा की जो पावर थी वो कम हो गई थी और एथेंस जो है पावर में आया था, जिसकी वजह से जो है वार हुआ था। किस लिए? क्योंकि इनमें बैलेंस ऑफ पावर नहीं था। बैलेंस ऑफ पावर नहीं था और उसी बैलेंस ऑफ पावर को जो है मेंटेन करने के लिए वार में आए थे। ये पहला रूट है रियलिज्म का। दूसरा रूट कहाँ से मिलता है हमें? मैकेवली की द प्रिंस से। सुनो, मैकेवली क्या बोलता है? मैकेवली बोलता है कि किंग के लिए कोई भी मॉरलिटी जो है, मतलब कि कोई भी मॉरलिटी, किंग के लिए मॉरलिटी का कोई वर्ड ही नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है पावर को एक्वायर करने के लिए।
क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्टेट को सर्वाइवल को इंश्योर करना है, इसलिए उसको पावर की ज़रूरत है। तीसरा जो रूट जो है रियलिज्म कहाँ से लेता है? होब्स की लेवाइथन से। होब्स की लेवाइथन से। होब्स की लेवाइथन क्या है? बोलता है होब्स क्या बोलता है अपनी लेवाइथन, इसकी बुक है, ये बोलता है कि हमारे पास जो है स्टेट ऑफ नेचर में जो है कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है? स्टेट ऑफ वार है। वहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वार करने के लिए लोग आते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। यहाँ पे भी हमारे पास जो है रूट्स ऑफ रियलिज्म मिलता है। अब कहाँ कहाँ से मिलता है? फर्स्ट थियोसाइडर से, दूसरा मैकेवली की द प्रिंस से, और थर्ड किससे? होब्स की लेवाइथन से। और आगे चलेंगे हम, अब क्लासिकल रियलिज्म पे हम जाएंगे। देखो मैंने पीछे जो यहाँ पे जो हमने रियलिज्म का एक प्लॉट बनाया, ठीक है नहीं, अब हम जाएंगे क्लासिकल रियलिज्म पे। क्लासिकल रियलिज्म क्या हमारे पास क्या बोलता है? देखो सबसे पहले हम इसके मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर देखेंगे। कौन कौन सा है? हैंस जे मॉर्गेंथो सॉरी, दूसरा है E.H. कार, और तीसरा है रिनोल्ड होल्ड न्यूबर, ठीक है नहीं। ये 3 स्कॉलर हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर है किसके? क्लासिकल रियलिज्म के। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिज्म क्या बोलता है? सुनो क्लासिकल रियलिज्म क्या बोलता है। देखो इधर में जो क्लासिकल रियलिज्म में मैं थिंकर्स को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ थ्योरी को समझाने की कोशिश करूँगा। थिंकर्स को हम नेक्स्ट, मतलब जो भी नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। हर एक थिंकर को हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। अब क्लासिकल रियलिज्म का बेस आर्गूमेंट क्या है? देखो हम क्लासिकल रियलिज्म का सबसे पहले हम मॉर्गेंथो की एक बुक है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अगर नहीं भी देख सकते हो तो आप सुन सकते हो। मॉर्गेंथो की पॉलिटिक्स अमंग नेशन एक बुक है, उससे हमें बेस आर्गूमेंट क्लासिकल रियलिज्म का मिलता है। वो क्या बोलता है? ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, किसके लिए? ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, किसके लिए? क्लासिकल रियलिज्म के लिए। सुनो मॉर्गेंथो क्या बोलता है कि जो भी हम अगर थ्योरेटिकल अप्रोच हम बनाएंगे वो ह्यूमन नेचर से रूटेड होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन नेचर से रूटेड होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों बोलता है मॉर्गेंथो? मॉर्गेंथो बोलता है कि ह्यूमन नेचर जो है या ह्यूमंस जो होते हैं वो रैशनल भी होते हैं, सेल्फिश भी होते हैं, और हर हमेशा किसके लिए? पावर के लिए स्ट्रू करते हैं, यानी पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। सो बिहेवियर ऑफ स्टेट जो है वो सिमिलर है किससे? ह्यूमन बींग से, यानी जैसा स्टेट का बिहेवियर है वैसा ही ह्यूमन बींग्स का भी बिहेवियर है। इसलिए हम क्या करेंगे? पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉ रूटेड इन ह्यूमन नेचर। बोलते हैं कि हमने जो है ऐसी जो है, मतलब ऐसी जो भी सोसाइटी हमारे पास सामने होती है वो गवर्न होती है किससे? ह्यूमन नेचर से। ह्यूमन नेचर से ही हमारे पास जो है मतलब जो भी लॉज निकलते हैं वो ह्यूमन नेचर से ही निकलते हैं। देखो अब इसमें हमारे पास समझने की ये बात है कि क्लासिकल रियलिज्म जो है सबसे पहली किस चीज़ को? ह्यूमन नेचर को बहुत ज़्यादा जो है यानी तरजीह देता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ऊपर रखता है। क्या बोलते हैं? ह्यूमन नेचर रैशनल है, सेल्फिश है, हर हमेशा पावर के लिए स्ट्रगल करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जैसे मैन बिहेव करता है वैसे ही स्टेट भी बिहेव करती है। हाँ, और इससे क्या होता है? बिकॉज स्टेट जो है कौन कंट्रोल करता है? स्टेट को कंट्रोल करता है ह्यूमन बींग्स, और जो भी लॉज वगैरह हमारे पास आते हैं ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशंस में वो किससे होते हैं? ह्यूमन नेचर से ही रूटेड निकल के आ जाते हैं। अब नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम क्या है अकॉर्डिंग क्लासिकल रियलिज्म? जो लास्ट में मैंने एक डायग्राम बनाई, इसमें क्या है? इसको थोड़ा सा हम यानी क्या करेंगे, इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम कैसा? अनार्किकल है। स्टेट को क्या करना है? स्टेट हैव टू इंश्योर देयर ओन सर्वाइवल। क्यों? जैसे हमने पीछे पढ़ा, ठीक है नहीं। उसके बाद मेन एक्टर कौन है? मेन एक्टर हमारे पास स्टेट है, और ड्राइविंग फोर्स कौन है? ह्यूमन नेचर। कौन बोल रहा है? ये क्लासिकल रियलिज्म। इंटरनेशनल रिलेशन जो है बाई नेशनल लीडर्स एंड फॉरेन पॉलिसी मेकर्स भी ड्रिवन करते हैं। आई समझ में? अब क्लासिकल रियलिज्म को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल रियलिज्म का बेसिक आर्गुमेंट है जो हमारे पास निकलता है वो मॉर्गेंथो की पॉलिटिक्स अमंग द नेशन से निकलता है। वो क्या बोलता है कि हमने अगर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई भी थ्योरी बनानी है, इफ़ यू मेड थ्योरी फॉर द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो बेसिस हमारे पास ह्यूमन नेचर होनी चाहिए।
क्यों क्या ह्यूमन नेचर जो है रैशनल होता है, सेल्फिश होता है और ऑलवेज जो स्ट्रीविंग फॉर पावर होता है। जैसे मैन बिहेव करता है वैसे ही हमारे पास स्टेट भी बिहेव करती है। इसलिए हमारे पास जो भी सोसाइटी होगी, जो भी लॉज होंगे, वो ह्यूमन नेचर से ड्राइव्ड होने चाहिए, ठीक है नहीं। उसके बाद हमारे पास जो नीचे डायग्राम है, इसमें क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, एनार्किकल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हर एक स्टेट को अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है। मेन एक्टर कौन है, स्टेट्स है, ड्राइविंग फोर्स कौन है, ह्यूमन नेचर है। अब आगे चलते हैं नियो क्लासिकल नियो रियलिज्म पे। नियो रियलिज्म हमारे पास, इसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। इसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्यों बोलते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और नियो रियलिज्म जो है कैसे डिफरेंट है क्लासिकल रियलिज्म से। देखो पहले ही डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे मिलता है, ये थ्योरी जो है ह्यूमन नेचर के ऊपर फोकस नहीं करती है। ये थ्योरी जो है ह्यूमन नेचर के ऊपर फोकस नहीं करती। क्यों, इसके पीछे दो रीज़न है। हाँ, देयर आर टू रीज़न बिहाइंड स्टेट एक्शन। क्या है, एनर्की है और रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। एनर्की का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है, और पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट है। ये दोनों जो है स्ट्रक्चरल रीज़न है। देखो स्ट्रक्चरल रीज़न है ना ये दोनों। जब ये स्ट्रक्चरल रीज़न है तब भी इसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म हम क्नीथ एंड वाल्ड्स की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक बुक है, उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है। इसको हम समझने की कोशिश करें। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है नियो रियलिज्म का। स्ट्रक्चरल रियलिज्म हमारे पास स्नीथ एंड वाल्ड्स जो है अपनी एक बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देता है। वो क्या बोलता है, सुनो। बोलता है इट इज़ नॉट द मोटिवेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टर बट द स्ट्रक्चर इन विच दे आर प्रेजेंट दैट एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क। ये बोलता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। ये बोलता है कि ये मोटिवेशन पॉलिटिकल एक्टर की नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर है जो अभी सिस्टम में प्रेजेंट है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को वर्क कराता है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, बोलते हैं यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, मतलब एनर्की है। क्या है, एनर्की है। और एनर्की जो है किससे कैरेक्टराइज्ड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग नेशंस, अमंग स्टेट्स। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है हम यहाँ समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या है, बोलते हैं वर्ड जो है वो डिवाइडेड है, किसमें, यूनिपोलर में, बाइपोलर में, मल्टीपोलर में। यूनिपोलर क्या है, इंडिविजुअल पावर, बाइपोलर है मतलब दो पावर्स, और मल्टीपोलर है दो से ज़्यादा पावर्स। इसलिए जो है स्टेट्स क्या करती है, स्टेट्स हैव टू एंटर इनटू कंपटीशन कंसर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटीज। इसलिए स्टेट्स को चाहिए कि वो पावर के कंपटीशन में आ जाए और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने रहना है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के पास, अगर हमारे पास जो है, इंडिया के पास जो है लेस पावर है, ठीक है ना, और हमारे नेबर जो है फॉर एग्जांपल श्रीलंका के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है नहीं। अब ये पावर शिफ्ट जो है, देखो ना कैसे नेबर की तरह जाए, यानी श्रीलंका के पास ज़्यादा पावर होगी और हमारे पास कम पावर होगी। इससे क्या होगा कि हमारी इमेज कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं कम हो जाएगी। देखो ये फैक्ट बन जाएगा, क्या बना जाएगा, एक फैक्ट बन जाएगा कि इंडिया पे पास कम पावर है और श्रीलंका के पास ज़्यादा पावर है। इसलिए जो है इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल फैक्ट बनेगा। ये जब एक स्ट्रक्चरल फैक्ट बनेगा तो हमारी जो है, हमारे ऊपर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है हमारे ऊपर जो है ऐसे ही इन्फ्लुएंस होगा, इंटरनेशनल सिस्टम से ही ऐसे ही इन्फ्लुएंस होगा कि इंडिया के पास कम पावर है, श्रीलंका के पास ज़्यादा पावर है। एक स्ट्रक्चरल फैक्ट बनेगा। इसलिए क्नीथ वाल्ड्स क्या बोलता है कि स्टेट जो है कंपटीशन में आती हैं, और कंपटीशन में आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी पावर और कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, बैलेंस ऑफ पावर कैसे होगा, बैलेंस ऑफ पावर जो है दो तरीके से होगा। वो कैसे होगा, इंटरनल बैलेंसिंग से और एक्सटर्नल बैलेंसिंग से। इंटरनल बैलेंसिंग क्या है कि हमने जो है मिलिट्री पावर जो है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, और एक्सटर्नल बैलेंसिंग क्या है, मतलब स्ट्रेटजिक अलाइंसेस को, यानी दूसरे देशों के साथ हमने जो है अच्छे रिलेशंस करने हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये क्यों आया कि हमने अपने पावर को रिस्टोर करना है। दिस मीन्स शुड बी टेकन फॉर द
बैलेंस ऑफ पावर, दीज मीन्स शुड बी टेकन फॉर द बैलेंस ऑफ पावर। ये वाली जो है इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग जो है ये हमें किसके लिए लेनी है कि हमने अपनी पावर को बढ़ाना है, बैलेंस ऑफ पावर को बढ़ाना है। बोलते हैं कि जहाँ पावर ज़्यादा है वहीं जो है देखो वेयर पावर इज़ मोर अदर नेशन विल गो थ्रू इट इज़ स्ट्रक्चरल फैक्ट, ये स्ट्रक्चरल फैक्ट है। इसलिए हमारे पास नियर रियलिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी, नियो रियलिज्म भी, ठीक है नहीं। उसके बाद हम आगे जाएंगे। जॉन शे मीरशिमर जो है एक स्कॉलर है इंटरनेशनल सिस्टम में, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कनीथ वाल्ड्स के रियलिज्म को डिफेंसिव रियलिज्म बोला है और अपने जो उसने रियलिज्म की एक थ्योरी दी है उसको उसने ऑफेंसिव रियलिज्म बोला है। ऐसा क्यों बोला है सुनो, इसमें जो हमारे पास डिसएग्रीमेंट कहाँ पे होता है, हाउ मच पावर ए स्टेट शुड सीक, मतलब एक स्टेट को कितनी पावर चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए। अब वो कनीथ वाल्ड्स के रियलिज्म को डिफेंसिव इसलिए बोलता है क्योंकि कनीथ वाल्ड जो है क्या बोलता है कि उतनी ही पावर एक स्टेट के पास होनी चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है, ओनली दैट मच पावर, उतनी ही पावर होनी चाहिए विच इज़ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है, ठीक है नहीं। अगर बोलता है कनीथ वाल्ड्स बोलता है कि अगर ज़्यादा पावर जो है स्टेट जो है ज़्यादा पावर एक्वायर करने की कोशिश करेगी तो वहाँ पे डिसबैलेंस आ जाएगा, ठीक है नहीं। एक ये, और अपनी रियलिज्म को वो ऑफेंसिव रियलिज्म बोलता है। वो क्यों, वो बोलता है कि हमें इतनी पावर जो है एज मच एज पावर इज़ पॉसिबल, मतलब हमने बहुत ज़्यादा पावर को एक्वायर करना है, हमने हिजोमन बनना है। क्या बनना है, हिजोमन बनना है। कंट्री को इतनी पावर एक्वायर करनी है, मोर एंड मोर पावर शुड बी एक्वायर बाय द कंट्री, बाय कंट्री। क्यों, उसको हिजोमन बनना है। इसलिए जो है अपनी रियलिज्म को वो ऑफेंसिव रियलिज्म बोलता है। और हम थोड़ा सा लास्ट पे नियो क्लासिकल रियलिज्म को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है। इसके इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन है, जिडन रोज और रेंडॉल एच सचिलवेलर, ठीक है। इनका मेन आर्गूमेंट क्या है, मेन आर्गूमेंट देखो याद रखें, नियो क्लासिकल रियलिज्म जो है ये मिक्सचर ऑफ टू रियलिज्म है। मतलब किसका मिक्सचर है, क्लासिकल रियलिज्म का भी और नियो क्लासिकल रियलिज्म का भी मिक्सचर है। अब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मेन आर्गूमेंट क्या है इनका, दे एडमिट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स बिहेवियर। ये इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, किस चीज़ को, कि जो भी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है स्टेट के बिहेवियर के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को। मतलब इसने एक आर्गूमेंट ये पकड़ा, दूसरा लेकिन बट एडिशनली एक्सप्लेनेशन वेरिएबल ऑन द डोमेस्टिक एंड इंडिविजुअल लेवल इज आल्सो नीडेड। बोलते जो भी इंडिविजुअल लेवल पे जो हम कोई भी थ्योरी या कुछ भी सिस्टम हम क्रिएट करते हैं वो भी ज़रूरी होती है। इसमें हमारे पास डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का होना भी ज़रूरी है। ये क्या बोलते हैं कि नेशनल लीडर आल्सो मैटर और फॉरेन पॉलिसी मेकर जो है अफेक्ट करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। देखो इनका मेन आर्गूमेंट जो है नियो क्लासिकल रियलिज्म, ये क्लासिकल रियलिज्म को भी हाथ में लेते हैं और नियो क्लासिकल रियलिज्म ये बोलते हैं स्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। क्या, स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा स्टेट के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिविजुअल भी कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल सिस्टम को जो है इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हमारे पास जो भी नेशनल लीडर हैं वो भी मैटर करते हैं और फॉरेन पॉलिसी मेकर भी हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से क्रक्स समझने की कोशिश करते हैं पहले से ही, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना, पूरा टॉपिक हो जाएगा और जल्दी जल्दी इसको हम रिवाइज करें। रियलिज्म कब आया, 1930s में और 1940s में। ये क्या था, ये एक थ्योरेटिकल रेस्पॉन्स था किसके लिए, आइडियलिस्टिक जो थ्योरीज आई थी हमारे पास या लिबरल ट्रेडिशन जो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट आया था उसके मतलब उसके रेस्पॉन्स में आया था। रियलिज्म का कोर एजम्पशन क्या है, वर्ड जो है एनर्किक है, इसलिए अगर एनर्किक है तो मोस्ट बेसिक चैलेंज जो है स्टेट्स के लिए वो क्या है, अपने नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना है। और उसके लिए वो कैसे प्रिजर्व करेगी, वो प्रिजर्व करेगी पावर को सर्वाइव, मतलब उसने पावर को क्या करना है, पावर को स्केयर करना है। जब पावर को स्केयर करेंगे तो अपने आप को सर्वाइव रख सकेगी। क्यों, और जब वो पावर के लिए जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रगल ऑफ पावर हो जाएगा।